Hello everyone. Let us continue the rest of the accounting principles. Last time अपन ने 5 accounting principles पढ़े थे. आज बचे हुए accounting principles खत्म करते हैं. तो आज शुरुआत करते हैं materiality principle से. Materiality principle. According to this principle, all the material information should be disclosed in the financial statement separately. हर मटेरियल इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज होना चाहिए सेपरेटली. अब द क्वेश्चन इज व्हाट इज मटेरियल इंफॉर्मेशन. हर वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जिससे यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डिसीजन इंपैक्ट कर सकता है उसको अपन बोलते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन. जैसे मैं इन्वेस्टर हूं तो मेरे लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन ये होगा कि क्या कंपनी अपने इन्वेस्टर को जिनसे लोन लेती है उनको प्रॉपरली टाइम पे इंटरेस्ट देती है कि नहीं और लोन रिपे करती है कि नहीं. ये मटेरियल इंफॉर्मेशन हो गया. एम्प्लॉइज लोगों के लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन वुड बी सैलरी टाइम पे मिल रही है कि नहीं, बोनस मिल रहा है कि नहीं. सो कैन वी सी डिफरेंट पर्सन के लिए मटेरियल इंफॉर्मेशन डिफरेंट होती है. तो वैसे ही the material information will depend upon the nature of the transaction and also the amount of the transaction. Again, for example, a repairs or an expense of 50,000 can be a material information, a relevant information उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसका टर्नओवर ही, जिसका सेल्स ही 3 लाख रुपीस है. But 50,000 rupees का repairs or the other expenses would be immaterial for that organization जिसका turnover यानी sales 300 crore rupees है. So material information, relevant information जिससे user का decision change हो सकता है वो आपको financial statement में separately record या separately show करना है. ठीक. Next आगे बढ़ते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ये बहुत ही प्रैक्टिकल है. हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी या अपने पर्सनल लाइफ में भी ऐसा ही प्रूडेंस प्रिंसिपल ही फॉलो करते हैं जो बोलता है रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड गेन. रिकॉर्ड मतलब होता है आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख लो. एंटिसिपेटेड मतलब फ्यूचर का कोई लॉसेस, एंटिसिपेटेड फ्यूचर. सो ये बोलता है, ये प्रिंसिपल बोलता है कि ऑल द फ्यूचर लॉसेस इफ यू हैव ऑलरेडी सीन, आपको आज ही लग रहा है कि फ्यूचर में मेरे को इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में लॉस हो रहा है तो आप आज ही उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो. बट अगर कोई फ्यूचर का प्रॉफिट है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट, इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड प्रॉफिट. तो जो फ्यूचर के प्रॉफिट है फिलहाल हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. रिकॉर्ड ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस, इग्नोर ऑल एंटिसिपेटेड गेन. ठीक है. हमको भी फ्यूचर में कोई लॉसेस दिखता है तो आज से उसकी रिकॉर्डिंग अपन स्टार्ट कर देते हैं. बट फ्यूचर की इनकम जब तक नहीं मिलती उसकी खुशी नहीं बनाते, हम उसको फिलहाल इग्नोर करते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्रिंसिपल ओनली स्टॉक इज वैल्यूड आइदर एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, व्हिचएवर इज लोअर. क्लियर है. प्रूडेंस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म. ठीक. नेक्स्ट इज योर मैचिंग प्रिंसिपल. नाउ What does this matching principle says? मैच करना, नाम से भी बता रहा है मैच करना. ठीक. We have two aspects, revenue and the expenses. ठीक. तो मैचिंग प्रिंसिपल क्या बोलता है? Revenue and the expenses of particular year should be matched so that we can find out the correct profit or loss. So technically matching principle बोलता है all the expenses which has been incurred to generate the revenue of a particular year that should be matched. मतलब अगर मैं इस साल का रेंट पे करता हूं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का तो इस साल का रेंट में क्यों पे कर रहा हूं? टू जनरेट द रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर. तो मैं करंट ईयर के एक्सपेंस और करंट ईयर के इनकम को या रेवेन्यू को मैच करूंगा तब मेरे को प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा. टेक्निकली आपके लिए एग्जांपल भी ये हो सकता है जैसे आपके वेरियस ईयर्स के 7th 8th 9th 10th वेरियस ईयर्स के एक एक साल के एक एक सब्जेक्ट को हमने ले लिया. 7th का इंग्लिश का मार्क्स, 8th का साइंस का मार्क्स, फिर ऐसे करके 5 सब्जेक्ट हमने एक्यूमुलेट कर लिए. इससे आपका रिजल्ट तो आएगा बट इससे आपका ट्रू कैलिबर पता नहीं चलेगा. तो इसीलिए सेम लॉजिक मैचिंग प्रिंसिपल से भी बोलते हैं अगर 2020 का एक्सपेंस है तो ये एक्सपेंस मैं क्यों किया हूंगा 2020 के रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए. तो 2020 का एक्सपेंस शुड बी मैच विद 2020 का रेवेन्यू, तब जाके मेरे को प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा.
ऑर्गेनाइजेशन का करेक्ट प्रॉफिट या लॉस पता चलेगा। इससे मेरे को डिसीजन लेने में हेल्प आउट होगा कि वेदर माय बिजनेस इज गोइंग इनटू प्रॉफिट्स और लॉसेस। 2020 का प्रॉफिट रेवेन्यू है, 2019 के एक्सपेंस से माइनस नहीं कर सकते, 2021 के एक्सपेंस से माइनस नहीं कर सकते। जिस साल का प्रॉफिट है, जिस साल का सॉरी रेवेन्यू है, उसी साल के एक्सपेंसेस से मैच करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं अपन डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल में। डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है? डुअल मतलब डबल। The whole accounting is based upon this dual aspect principle, and it is because of this aspect that double entry bookkeeping has evolved. डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हमारा सिलेबस है, आप कवर पेज पे भी देख सकते हैं, डबल एंट्री बुक कीपिंग। सो डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल बोलता है कि फॉर एवरी ट्रांजैक्शन देयर वुड बी डेबिट और क्रेडिट। हर ट्रांजैक्शन के लिए डेबिट और क्रेडिट होगा। इट इज अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल that our accounting equation, which is asset is equal to capital plus liability, ये प्रिंसिपल की वजह से हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन which is asset is equal to capital plus liability ट्रू होल्ड होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अगर डेबिट में 50,000 रुपीज का ट्रांजेक्शन है, डेबिट में 50,000 है, तो देयर वुड बी 100% क्रेडिट में 50,000। द सम ऑफ डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट। हो सकता है डेबिट में 4 आइटम हो और क्रेडिट में एक ही आइटम है, बट इट विल ऑलवेज बी कि डेबिट का जो सम टोटल है दैट वुड बी इक्वल टू क्रेडिट। हो सकता है दोनों में नंबर ऑफ आइटम सेम ना हो, बट द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व, द अमाउंट इन्वॉल्व बोथ इन द डेबिट एंड द क्रेडिट साइड शुड ऑलवेज बी इक्वल। नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इज एन अमाउंट फॉर द ट्रांजैक्शन। इट इज अ रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन। मतलब मुझे जो कैश मिला या मुझे जो कैश मिलने वाला है या इन काइंड मुझे जो भी मिला फॉर द बिजनेस ऑपरेशन, वो मेरे लिए रेवेन्यू है। सो सिंपल सेंस में अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों ही मेरे रेवेन्यू कहलाएंगे। ठीक है? सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल बोलता है कि रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट हैज बीन मेड। जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ उस दिन अपन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्नाइज करने का मतलब होता है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिकॉग्नाइजिंग द रेवेन्यू एंड रिसिप्ट ऑफ रेवेन्यू। मतलब क्या है सर? जैसे मैंने मिस्टर एक्स को सेल किया, आज की डेट में सेल किया, लेट अस अज्यूम एट 1 जनवरी को सेल किया, तो 1 जनवरी को जब मैं इनको सेल कर रहा हूं, ये दिन अगर ये रिलेशन डेवलप हो गया है कि भैया ये सर पैसा मुझे दे देंगे, रेवेन्यू आज रिकॉग्नाइज हो जानी चाहिए, मतलब मैं सेल ट्रांजैक्शन आज का रिकॉग्नाइज कर लूंगा, इररेस्पेक्टिव दिस पर्सन इज गिविंग मी मनी ऑन 10th January। So there is a difference between recognizing the revenue and the receipt of revenue. Recognizing the revenue मतलब 1 जनवरी को आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना है क्योंकि उस दिन ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो गया है। 10th जनवरी को आपने रेवेन्यू रिसिप्ट की है, रेवेन्यू ली है, मिली है आपको। सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन बोलता है रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड, एक्चुअली व्हेन the relationship between the buyer and the seller has been established। जब ये हो गया श्योर कि अब रेवेन्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सपोज एक बंदा मेरे यहां से गुड्स अप्रूवल में लेके गया। अप्रूवल में लेके गया का मतलब क्या होता है? अपन बोलते हैं ना भैया घर लेके जा रहा हूं, जमेगा तो रखूंगा, नहीं तो आपको वापस दे दूंगा। सो जब ये बंदा मेरे पास से सामान लेके गया है, इस टाइम में देयर इज नो सर्टेनिटी कि रेवेन्यू मिल जाएगा। कोई श्योरिटी नहीं है कि रेवेन्यू मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस बंदे को अगर सामान समझ में नहीं आया तो वो मुझे वापस कर देगा। सो अभी मैं इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा। आई विल रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू व्हेन ही गिव्स मी द कंफर्मेशन कि यस आई एम कीपिंग दिस पर्टिकुलर आइटम, इररेस्पेक्टिव कि उस दिन वो बंदा मुझे पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। क्लियर है? रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। नाम भी समझा रहा है, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। एवरी इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इन फैक्ट not only the information, all the financial information
related to the organization should be disclosed in the books of account. Sari information, material and other information should be disclosed in the books of account. This full disclosure helps the user of the financial statement या stakeholders of the financial statement, interested parties of the financial statement to get the inside of the organization, to understand the working and the understand the organization, the financial aspect of the organization. So full disclosure principle बोलता है कि हर इंफॉर्मेशन को शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक, सो दिस वाज 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल व्हाट वी हैव डन इज. ठीक है, सो ये फॉर्म बेस है. दिस इज वेरी बेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अकाउंट्स का ये बेस है. ठीक, we have 3 more principles, but that is covered under fundamental accounting assumption. होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा पूरा बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऑल द 11 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन, डुअल एस्पेक्ट, मनी मेजरमेंट, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल. ठीक, सो दिस वाज द 11th प्रिंसिपल. आई होप दिस 11th प्रिंसिपल इज क्लियर. जिन्होंने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है वो देख लेंगे, उसमें हमने 5 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर किए हैं. ठीक, एंड आज अपन ने 6 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कवर किए हैं. नेक्स्ट वीडियो में वी विल डील विद द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption. Yeah, don't forget to like and subscribe. Thank you.